हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द मौर्यन एम्पायर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर चैप्टर नंबर 12। तो अभी तक हमारे 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये वाला जो लेक्चर रहेगा आपका, ये 3 हिस्सों में डिवाइड करा है मैंने, जिसमें फर्स्ट में हम देखेंगे मौर्यन रूलर कौन कौन से थे, एविडेंसेस कौन कौन से हैं जहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर नंबर 12। सेकंड में हम देखेंगे जो अशोका के पिलर्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, वो काफ़ी लेंथी है। वो आपका ना सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बट आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट देखेंगे हम, जिसमें हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, और राजा जो है वो अपनी प्रजा को कैसे हेल्प करता था, उनकी पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे थर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, काफ़ी लेंथी है मौर्यन एम्पायर और एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन, अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप एक मैप देख रहे हो अभी, तो ये मैप आपने कहीं पे अभी रिसेंटली भी देखा होगा। तो जैसे हमारी पार्लियामेंट नई तैयार होके आती है, वहाँ पे हमें यही मैप दिखता है। फिर कंट्रोवर्सी आ जाती है, एक कंट्री होती है बोलती है हमें क्यों दिखाया भाई अपना पार्ट। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने पढ़ा नहीं होता ना ठीक से, मॉडर्न एम्पायर भी एग्जिस्ट करता था एक टाइम पे, तो उनको पता नहीं था कि पहले वो पार्ट इंडिया का ही था। तो एनीवेज, तो इस तरह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आई थी। और ये वाला लाइट क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला मौर्यन एम्पायर था, ये सारा जो एरिया था दैट वाज ऑक्यूपाइड द मौर्यंस, पर ये जो नीचे वाला पार्ट था ये वाला ऑक्यूपाइड नहीं था। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। नीचे कौन कौन थे, तो नीचे थे चोला, पांड्यास, और यहाँ पे याद रखना श्रीलंका में कौन सी डायनेस्टी थी उस टाइम पे, तो अनुराधपुरा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके डन। सो दिस इज़ द होल एक्सटेंशन ऑफ योर मौर्यन एम्पायर। इतना सारा एरिया जो था वो मौर्यंस ने कवर अप कर लिया था। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंड हुआ। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य की जो नीतियाँ थी उसकी हेल्प से इतना ज़्यादा एक्सटेंशन हो पाया था। अगर मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेके जाऊँ तो वहाँ पे हमने राइज ऑफ मगध में देखी थी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में भी एक रूलर देखे थे लास्ट वाले, जिनका नाम था धनानंद। हुआ क्या था, ये जो धनानंद है ना, ये अपने कोर्ट में कौटिल्य का बहुत ज़्यादा अपमान करते हैं। अपमान करते करते इनके बाल भी खोल देते हैं, और जब कौटिल्य के बाल खुलते हैं तो ये बोलते हैं, इनको एक तरह से श्राप ही देते हैं कि जब तक मैंने तुम्हारा पूरा ये किंगडम ख़त्म नहीं किया ना, तब तक मैं ये चोटी नहीं बांधूंगा। फिर कौटिल्य तैयार करते हैं एक लड़के को, जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, स्पेलिंग गलत हो, मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से धनानंद को डिफीट कर दिया जाता है और नई एक एम्पायर शुरू होता है जिसको बोलते हैं मौर्यन एम्पायर। पहले हम डायनेस्टी शब्द यूज़ कर रहे थे क्योंकि काफ़ी कम एरिया में वो एस्टेब्लिश थी, तो इस वजह से हम डायनेस्टी बोल रहे थे। अब हम बोलेंगे एम्पायर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है वो एरिया। अभी आप देख सकते हो इमेज में भी कितना ज़्यादा एरिया जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे वाली साइड, तो ये ग्रीन कलर में ही रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्यंस लिख देंगे एक साइड पे और पूछ लेंगे इनका कंटेम्प्रेरी कौन था। तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस में अगर तो सत्यपुत्राज मिलती है तो दिस इज़ गोइंग टू बी कंटेम्प्रेरी। सत्यपुत्राज जो कर्नाटका और कुछ हिस्सा केरला वाला था वहाँ पे पड़ता था सत्यपुत्राज। केरला पुत्राज ये पूरा केरला वाला एरिया था। फिर साइड में इधर चोलास थे, और चोलास आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, और साथ में नीचे थोड़े से पांड्यास थे तमिलनाडु वाले एरिया में अगेन। और अनुराधपुर चल रही थी आपके श्रीलंका में, यहाँ पे श्रीलंका जो आइलैंड है ना, वहाँ पे चल रही थी अनुराधपुरा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सटेंशन बेस्ड, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी कि इनके कंटेम्प्रेरी कौन चले हुए थे उस टाइम पे। सो दीज वर द कंटेम्प्रेरीज ओनली, और उनके अंडर नहीं थे। ठीक है, इन्होंने थोड़ी एक तरह की सॉर्ट ऑफ अलाइंसेस कर लिए थे कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो जैसे ही धनानंद को मार देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो उससे एस्टेब्लिश हो जाती है एक नई डायनेस्टी जिसको बोलते हैं मौर्यन एम्पायर।
तो हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है अबाउट द मौर्यन एम्पायर? तो कुछ एक चीज़ें तो आपको पता भी होंगी, कुछ एक मैं बता दूंगी। जैसे आपने कौटिल्य की अर्थशास्त्र सबसे ईजी वाली है, ये सभी को पता होती है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे बुक्स का नाम लिखूंगी अब मैं, और इस तरफ लिखूंगी ऑथर्स। तो फर्स्ट वन आती है आपकी, जो आपको पता है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी? आपके कौटिल्य ने। कौटिल्य। अब देखो जो कौटिल्य है ना, इनके बहुत सारे नाम थे, तो कौटिल्य भी देखने को मिल सकता है, चाणक्य भी देखने को मिल सकता है, और विष्णुगुप्त भी देखने को मिल सकता है। मैं किस टाइम पे कौन सा नाम ले लूँगी मुझे नहीं पता, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ऑल आर द सेम, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो मैं कोई भी नाम यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ एट एनी टाइम, आपको पता होना चाहिए कि नाम किसका है। सेकेंड बुक, ये भी आपको मैक्सिमम को पता होगी, जिनको नहीं है उनको अब लग जाएगी, इंडिका। इंडिका क्योंकि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक बार मेंशन कर चुके हैं, तो ध्यान रखना इसको। तो ये लिखी थी इसने मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेलिकस निकेटर। अभी सेलिकस निकेटर की बात करेंगे हम थोड़ी देर में, तो अभी के लिए इतना याद रखो। इंडिका बुक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने। इसके अलावा बुक्स बहुत सारी थी, एक इंस्क्रिप्शन भी था, इंस्क्रिप्शन लास्ट में बताती हूँ, पहले बुक्स कर लेते हैं सारी कौन कौन सी बुक्स थी। अब आपको अगर ध्यान हो, एक बुक हमने लास्ट लेक्चर में ही करी है, जिसने जैनिज्म अटेंड कर लिया है उनको पता है, परिशिष्ट पर्वण। परिशिष्ट पर्वण किसने लिखी थी? हेमचंद्र। और मैंने वहाँ पे आपको बोला भी था कि हो सकता है कुछ इसको हरिवंशा से कंफ्यूज कर दें, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हेमचंद्र है उन्होंने लिखी थी परिशिष्ट पर्वण। यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ही अडॉप्टेड जैनिज़्म। क्वेश्चन बन सकता है जो कौन सा जो रिलीजन था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट करा था, तो इट वाज जैनिज़्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इस चीज़ को। फिर फोर्थ बुक देख लेते हैं। वंस्था पक्षिणी। वंस्था पक्षिणी जो है ये एक ऐसी बुक है, बुक तो नहीं है, एक तरह की कमेंट्री है ये, ठीक है। किसके ऊपर कमेंट्री है? तो ये जो चाणक्य हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, उनके ऊपर एक तरह की कमेंट्री है। तो कमेंट्री जो होती है वो किसी एक पर्सन ने नहीं लिखी होती, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए इसका ऑथर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर नाउ वंस्था पक्षिणी इज़ द नेम ऑफ सॉर्ट ऑफ बुक जो कि किस चीज़ से फिल है? कमेंट्री से। चलो 4 बुक्स होगी ना अपनी, अभी अभी बहुत सारी हैं। ये एविडेंसेस होते हैं, ठीक है। पूछा जाए ना कि आपको मौर्यन एम्पायर का आइडिया कहाँ से लगता है, तो अभी तो मैं सिर्फ आपको बुक्स के नाम बता रही हूँ। आगे आगे हम जैसे जैसे लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, अशोका का जब रूल चलेगा वहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे, बहुत सारे पिलर्स थे, तो उनके बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी तो ओवरऑल मौर्यन एम्पायर के बारे में बता रही हूँ मैं आपको कि कहाँ कहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर। एम्पायर ज़्यादा बेटर टर्म है। चलो, तो एक और बुक आती है आपकी दश कुमार चरितम। ये जो दश कुमार चरितम है इसको लिखा था दांडिन ने। दांडी ने लिखा था, और ये बुक किस चीज़ के बारे में है? तो मॉरेंस की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी उस बारे में बताती है हमें दश कुमार चरितम। डन। उसके बाद आती है ये बुक, आपको पता है क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, कादम्बरी। कादम्बरी किसने लिखी थी? उन्हीं ने जिन्होंने हर्षचरिता भी लिखी है बाद में, तो बाना भट्टा। तो बाना भट्टा की एक और बुक है क्या? हर्षचरिता, वो भी ध्यान में रखना। 7th। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो विशाख दत्त ने एक बुक लिखी है, मुद्रा रक्षसा। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। सो इम्पॉर्टेंट बुक अगेन। देखो सारी याद रहे ना रहे, कम से कम 5-6 एविडेंसेस तो आपको ध्यान में होने चाहिए इंस्टेंट, कि जैसे क्वेश्चन दिखा आप 5 के 5 नाम जो हैं वो डायरेक्टली लिख सकें। मैं तो काफ़ी सारे बताऊंगी आपको, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स हियर। चलो नेक्स्ट बुक हम करेंगे अबाउट बाना भट्ट की होगी, दांडिन की भी होगी, वंस्था पक्षिणी हमने कर ली, और इसके अलावा हाँ एक और बुक थी
बेसिकली वो 3 बुक्स हैं टोटल, उसको मैं ट्रायंगल पे बताऊंगी आपको, क्योंकि उनको बोला ही जाता है ट्राइनिटी ऑफ, इस तरह से थी ये ट्राइनिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी कि 3 बुक्स बुद्धिज़्म की। क्या है ये ट्राइनिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि तीनों के तीनों टेक्स्ट किसके हैं, बुद्धिज़्म के। एक आती है महावंशा, तीनों एम से स्टार्ट होंगी, ठीक है। एक आ गई आपकी महावंशा, एक आ जाएगी आपकी मिलिंद पानो, और एक और बुक आ जाएगी जिसका नाम है महाभाष्य। चलो फटाफट से, अगर आपको ध्यान हो बुद्धिज़्म चैप्टर, तो उसमें हमने ये पढ़ लिया है। रिवीजन ज़रूरी है, इसीलिए मेरी वीडियोस जो हैं वो अल्टरनेट आती हैं, क्योंकि एक तो लेक्चर लेंथी होता है और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने बताई होती हैं, ठीक है। तो महावंशा अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था ये श्रीलंकर क्रॉनिकल्स थे। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि जो अशोका किंग थे वो क्या करते हैं, अपने 2 बच्चों को भेज देते हैं श्रीलंका कि जाओ वहाँ पे बुद्धिज़्म को स्प्रेड करके आओ। महेंद्र और संघामित्री, वो दोनों होते हैं, लड़का और लड़की होते हैं अशोका के। तो उन दोनों को भेज दिया जाता है श्रीलंका ताकि वो बुद्धिज़्म को वहाँ पे भी स्प्रेड कर सकें। तो इस वजह से महावंशा हो जाती है इंपॉर्टेंट, और श्रीलंका में कंपाइल करी जाती है बुक ऑन बुद्धिज़्म जिसका नाम है महावंशा। एक और बुक भी थी जिसका नाम था दीपवंशा, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना। चलो मिलिंद पानु, मिलिंद पानु अगर आपको ध्यान हो तो ये लिखी है नागासेना ने। हुआ क्या था, एक इंडो ग्रीक रूलर आता है जिसका नाम है मियांदर, जिसको मिलिंद भी बोल देते हैं, और उन्हीं के नाम पे पड़ी मिलिंद पानु। मियांदर को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि वो बुद्धिज़्म के बारे में जाने, तो वो अपना एक गुरु अपना लेते हैं जिनका नाम था नागसेना। नागसेना से वो क्वेश्चनिंग करते हैं, नागसेना उनके आंसर भी करते हैं, और तो एक तरह से क्वेश्चनेयर की फॉर्म में ये बुक बनी हुई है जिसका नाम है मिलिंद पानु। फिर आती है महाभाष्य, महाभाष्य किसने लिखी थी, पतंजलि ने, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ये है ट्राइनिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इसके अलावा रुक जाओ, एक बुक रहेगी और उसको भी ऐड कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा सोर्सेज भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे दीपवंशा। दीपवंशा भी क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। एक आपने पढ़ा था अशोक वदाना, ये भी कैसा था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। फिर दिव्य वदानम, ये भी कैसा था, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। ये भी कहीं ना कहीं हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में एविडेंसेस देते हैं। तो ये कुछ लिटरेचर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला देखा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखा कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इंडिका बाय मेगस्थनीज, मेगस्थनीज को किसने भेजा था, ही वॉज सेंट बाय सेलिकस निगेटर। फिर आते हैं परिशिष्ट पर्वण पे, जिसको हेमचंद्र ने लिखा। वंस्था पक्षिणी, जो कि एक कमेंट्री थी। 10 कुमार चरितम दांडिन की है। दांडिन के बाद आती है हमारी कादम्बरी की बुक, कादम्बरी बुक, जिसको किसने लिखा, बाणभट्ट ने। मुद्ररक्षसा बाय वैशाख दत्ता। और फिर ट्राइनिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखा। वन वॉज द महावंशा, मिलिंद पानो एंड महाभाष्य। अब देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर है वो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, और जो मेगस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी उसमें हमें सबसे ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं अबाउट द मौर्यन एम्पायर। तो हमें ये जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है इसको एक बार इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। चलो 3 पेजेस हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करूँ मैं सिर्फ अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र जो है आपका ये एक संस्कृत वर्ड है, और इसका मतलब क्या है, तो इट इज़ द साइंस ऑफ मटीरियलिस्टिक है ना ये, तो साइंस ऑफ मटीरियल वेल बीइंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, साइंस ऑफ मटीरियल वेल बीइंग। तो इसमें बोला जाता है, कौटिल्य का ये मानना था कहीं ना कहीं कि स्पिरिचुअलिटी बाद की बातें हैं, अभी के लिए आपको मटीरियली वेल बीइंग होना है, तो उस पर पहले फोकस करो, आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए विच यू नीड। तो ये था अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य का मानना था कि जो आपका मटीरियलिस्टिक अप्रोच है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होनी चाहिए देन धर्मा, यानी कि स्पिरिचुअल वेलबींग और काम से। चलो 2 चीज़ें बोली थी, जो मटीरियल वेलबींग है इट मस्ट बी ग्रेटर देन
दो चीज़ें, वो दो चीज़ें कौन सी है? एक तो काम यानी कि सेंशुअल प्लेजर, इससे भी बोला था, इससे भी बड़ी है, ठीक है, और दूसरा बोला था धर्म। धर्म यानी कि स्पिरिचुअल वेलबिंग, तो इनसे बड़ा माना था अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, ठीक है। अब जो अर्थशास्त्र है, अगर इसको ओवरऑल देखें ना हम, तो ये दो हिस्सों में बटी हुई है। टोटल जो अर्थशास्त्र के पार्ट्स हैं वो टोटल हमें 15 बुक्स देखने को मिलती है इसमें। कितनी? 15 बुक्स। और उन 15 की 15 बुक्स को अगर कंपाइल कर दिया जाए तो उनको एक टर्म दे दी जाती है जिसको बोलते हैं अधिकरणस। अधिकरणस। अब ये जो अधिकरणस है ना, इनको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है इस तरह से। तो जो फर्स्ट 5 हैं और नेक्स्ट जो 8 हैं, अभी मैंने सिर्फ 5 और 8 बताया आपको, 13 बुक्स हो गई ना, 2 बची अभी, ठीक है। तो अभी जो 5 बुक्स हैं ना इनकी, या कि 5 अधिकरण हैं, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए, अपने किंगडम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए, वो कहाँ पे मैंशनड है? इन 5 बुक्स के अंदर, इन 5 अधिकरण के अंदर। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने बोला तंत्रा, संस्कृत में बोला तंत्रा। बाकी के जो 8 अधिकरण बचे उसको बोला इंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए, तो इंटर स्टेट रिलेशन। और इसको एक टर्म दे दी जिसको बोला अवापा, ठीक है। अब कितनी बुक्स बची? 2 बुक्स बची। तो एक जो हर एक बुक में टॉपिक होता है लास्ट में, वो होता है मिसलेनियस, तो ये भी मिसलेनियस ही था, ठीक है। इसमें भी क्या थे? मिसलेनियस टॉपिक्स थे जो आपकी बाकी की 2 बुक्स रहती हैं। डन। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कोई भी नाम लिख सकते हैं। ओके, आई जस्ट होप यहाँ तक आपको कवर अप है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो अर्थशास्त्र बुक थी ना, ये गुम हो चुकी थी वैसे तो। फिर आते हैं आपके एक हिस्टोरियन जिनका नाम है आर क्षमा शास्त्री। आर क्षमा शास्त्री जो हैं वो क्या करते हैं, इस बुक के फ्रेगमेंट्स को रीडिस्कवर करते हैं और फिर कंपाइल करते हैं कि क्या क्या हम जो कौटिल्य थे उन्होंने लिखा था अपनी पॉलिटिकल बुक में, दैट इज़ द अर्थशास्त्र, ठीक है। अब बोलते हैं कि इस बुक में ना हमें वाइड वैरायटी मिलती है, ऐसे नहीं कि एक ही चीज़ पे बेस्ड है कि हाँ रिलेशन कैसे होने चाहिए। इसमें हम कुछ नई चीज़ें देखते हैं जो तो अभी तक हमें नहीं देखने को मिल रही थी। तो वो थी डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो डिप्लोमेसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। डिप्लोमेसी के बारे में था, वॉर के बारे में था कि वॉर में मिलिट्री टेक्टिक्स हमें किस तरह से यूज़ करने हैं, तो वो सारा कहाँ पे मेंशन्ड है? चाणक्य की अर्थशास्त्र में। तो ये बोला गया कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किन टॉपिक्स को दी गई, तो ये दो चीज़ें, दैट इज़ द डिप्लोमेसी और वॉर, मिलिट्री टेक्टिक्स को ये कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जो कि कवर अप किए गए हैं अर्थशास्त्र के अंदर, और वो टॉपिक्स कौन कौन से थे? जैसे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करके चलना है, फिर कोई अगर क्राइम कमिट करता है तो उसको प्रिजन में रखना है। टैक्सेशन आज नहीं देखेंगे हम, थर्ड लेक्चर में आएगा टैक्सेशन। तो बहुत सारे टैक्सेस जो थे वो अप्लाई किए गए थे ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। आई जस्ट डोंट नो लोग कैसे पे कर लेते थे इतने ज़्यादा टैक्सेस। फिर आता है इरिगेशन मेथड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर, और उसके अलावा आता है माइनिंग। अब देखो मैंने यहाँ पे ना इरिगेशन मेंशन करा, तो इरिगेशन के लिए आप एक एविडेंस दे सकते हो। तो एक इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें जिसको बोलते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन 1, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो सुदर्शन लेक है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन किस लिए? फॉर इरिगेशन। तो ना सिर्फ अर्थशास्त्र के अंदर इरिगेशन के बारे में मैंशनड है, बट ये जो इंस्क्रिप्शन मिलता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन, इसमें बताया गया है कि जो सुदर्शन लेक थी इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था एक चंद्रगुप्त मौर्य के ही अंडर वर्क किया करते थे। क्या नाम था उनका? पुष्यगुप्त। तो पुष्यगुप्त जो थे उन्होंने क्या किया था,
ये कंस्ट्रक्शन करवाई थी। तो ये देखो एक इरिगेशन का एविडेंस आ गया, तो आप दो एविडेंसेस इरिगेशन को लेके लिख सकते हो, एक तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र और दूसरा जो है आपका जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन। इवन दो अगर आप जो हमने स्टार्टिंग में मॉडर्न एम्पायर के एविडेंसेस करे जहाँ पे हमने सिर्फ बुक्स करे वहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हो जो ये इंस्क्रिप्शन वाला पॉइंट है। सो हेंस दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक्स बता रही थी, माइनिंग के बारे में बताया, फिर बताई इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन, क्यों अपना राज्य जो है वो फोर्टिफाइड रखना चाहिए ताकि इन्वेडर्स ना आ जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉइनेज, कॉइन्स की मिंटिंग किया करते थे ये खुद, फिर ट्रेड किया करते थे, और इनके एडमिनिस्ट्रेशन में स्पाइस भी थे। तो इससे क्या होता था, पता रखता था कि कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, कोई बीच से चीटिंग तो नहीं कर रहा, तो वो सारी चीज़ों पे ये ध्यान रखा करते थे। अब इसके बाद क्या होता है कि जो कौटिल्य है ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करते करते एक मॉरल ड्यूटी पे आते हैं कि जो किंग है उसकी मॉरल ड्यूटी क्या होनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी ऑफ किंग। तो जो कौटिल्य हैं उनका मानना था जो किंग होता है ही शुड बी लाइक अ फादर टू हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि अपनी प्रजा के लिए एक तरह से पिता का रोल जो है वो किंग को करना चाहिए। और साथ में ये भी बोलता है कि जब जो हैप्पीनेस है ना किंग की वो किस में लाई करनी चाहिए, इन द हैप्पीनेस ऑफ पीपल। ठीक है, और ये भी बोला गया कि जो किंग होता है उसको टैक्स इस तरह से वसूलना चाहिए जैसे कि एक मधुमक्खी फूल से नेक्टर को ऑब्टेन करती है। तो ये कुछ लाइंस थी, कुछ स्टेटमेंट्स थी जो कि आप कोट कर सकते हो। तो दीज वर द मॉरल ड्यूटी ऑफ किंग अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अर्थशास्त्र से ही देखने को मिलती है एक्सक्लूडिंग दिस वन। ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वाला पॉइंट है, इरिगेशन को सपोर्ट करने के लिए आप ऐड ऑन कर सकते हो कि इरिगेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। अब अगली बुक आती है मेगास्थनीज की इंडिका। तो ये एक मेगास्थनीज जो थे ना ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे, और साथ में ये भी ध्यान रखना किसने भेजा था इनको, तो सेलिकस निकेटर, सेंट बाय सेलिगस निकेटर। कहाँ पे, टू द चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो कैपिटल थी वो कहाँ पे हुआ करती थी वो भी ध्यान रखना, इट वॉज पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। अब बोलते कि ये जो मेगास्थनीज की इंडिका बुक थी ना ये भी सरवाइव नहीं की थी ज़्यादा टाइम तक, पर इसके जो फ्रेगमेंट्स थे उनको कंपाइल किया गया। ठीक है, और एक हिस्टोरियन हुआ करते थे और उनका नाम था डायोडोरस। तो जो डायोडोरस के वर्क्स थे, एक हिस्टोरियन थे ये बेसिकली, तो इनके जो काम थे उनके अंदर हमें मेगास्थनीज की इंडिका के बुक के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल जाता है। तो जो डायोडोरस थे इन्होंने अपने काम में क्या बताया था कि जो अलेक्जेंडर थे वो किस तरह से इंडिया में इन्वेड करते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया, या इन्वेजन की जगह कैंपेन भी लिख सकते हो। तो कैसे आए थे अलेक्जेंडर इंडिया के अंदर उसके बारे में भी मेंशन है। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना पर्शियन और मैसिडोनियन इन्वेजन्स, तो उसमें ये मैंने आपको बता दिया था। एक और हिस्टोरियन हुआ करते थे एट द सेम टाइम, बेसिकली वो जोग्राफर थे जिनका नाम था स्ट्रैबो। तो जो स्ट्रैबो थे ही वॉज द जोग्राफर। तो इन्होंने बताया था कि जो इंडिया और पर्शिया की जोग्राफ़ी है वो कैसे लाई करती है। इसके अलावा एक और राइटर हुआ करते थे, रोमन स्कॉलर थे बेसिकली, प्लिनी, ही वॉज रोमन स्कॉलर। इन्होंने भी बताया था कि मेगास्थनीज ने जो अपनी बुक इंडिका लिखी थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी प्लिनी ने। इसके अलावा एक और राइटर हैं जिनका नाम है एरियन। ये जो एरियन थे ये एक सोल्जर भी थे, एक स्टेटमैन भी थे, और इन्होंने भी हमें बताया कि किस तरह से अलेक्जेंडर ने कैंपेन करी थी अपनी इंडिया के अंदर। और फिर उसके बाद अगली बुक आती है दैट इज़ द इंडिका। इंडिका जो है ये हमें बताती है, इंडिका यानी कि जो मेगास्थनीज के एविडेंसेस बचे हुए थे थोड़े बहुत, ये हमें बताती है कि जो हमारी इंडिया कंट्री है उसकी जो शेप है दैट इज़ द क्वाड्रेंगुलर।
और ये क्वाड्रेंगुलर किसके बेसिस पे बोला था, तो उस टाइम मॉरियंस ने जो चीज़ें एक्वायर की थी उसके बेसिस पे बोल दिया कि जो कहीं ना कहीं नक्शा है इंडिया का दैट इज़ अ क्वाड्रेंगुलर। तो ये जो जितना एक्सटेंट था इनका उसके बेसिस पे बोल दिया कि ये क्या है, क्वाड्रेंगुलर। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सॉइल है, क्लाइमेट यहाँ का बहुत बढ़िया है, रिवर्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स बहुत टाइप के हैं। और ये बोला गया कि जो एलिफेंट्स थे, हॉर्स थे, मंकीज़ थे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी के मिलते हैं हमें इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन है आपकी जो फ्रेगमेंट्स बचे हुए हैं कुछ एक मेगास्थनीज के इंडिका बुक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ना सिर्फ एनिमल्स और ये प्लांट्स के, चलो यहाँ लिख देती हूँ, फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताया, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्लाइमेट, रिवर्स, माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा डिटेल दी दो तीन चीज़ों के बारे में, जैसे कि यहाँ के मंकीज़, साथ में एलिफेंट्स, फिर हॉर्सेस। तो इनके बारे में काफ़ी तारीफ़ भी करी जो इंडिया की कुछ फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये बोला जाता है कि जो इंडियन फोकलोर्स थी ना, इंडियन फोकलोर्स, वो इसमें एज इट इज़ मेंशन थी, जैसे इंडिया में बताई जाती थी वैसे ही उन्होंने मेंशन कर दी थी, बिना किसी क्रिटिसिज्म के, बिना किसी क्वेश्चन के। और ये बोला जाता है कि जो लॉर्ड कृष्ण है, जो इंडिया में वर्शिप की जाती है लॉर्ड कृष्ण की, वो सेम है जैसे कि ग्रीक्स करते हैं डायनोसस की। डायनोसस, ठीक है। और एक और थे हरक्यूल्स, तो ये ग्रीक के गॉड हैं, ग्रीक गॉड्स, और ये आगे इंडिया के। तो बोला जाता है कहीं ना कहीं जो लॉर्ड कृष्ण है उनको रिजेंबल कर दिया जाता है एज द डायनोसस एंड हरक्यूल्स इन ग्रीक्स, ठीक है। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जो हमें सारा यहीं से देखने को मिलता है। और इसके बाद बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू द बुक इंडिका, इसमें बोला गया कि जो इंडिया के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू देम, मॉरल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं उनके अंदर, और जो चोरी वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और साथ में इंडिका से ही हमें एक और एविडेंस देखने को मिलता है कि बहुत रेयर था कि जो फेमीन था उसने कभी इंडिया के अंदर हिट किया हो ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर अकॉर्डिंग टू द मेगास्थनी की इंडिका बुक। क्योंकि क्या था कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड थे, ये एविडेंस दे दिया कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड थे जब भी वॉर शुरू होती थी तो इनको कभी छेड़ा नहीं जाता था, ठीक है। जो क्रॉप्स थी, जो फार्मर्स थे वो अपना काम करते रहते थे, और जो वॉर की जाती थी वो कहीं दूर जाके की जाती थी ताकि जो खेती वगैरह है वो खराब ना हो, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि जो फेमीन था बहुत रेयर था कि उस टाइम पे हिट किया हो, ठीक है। तो दैट वाज द बुक ऑफ मेगास्थनीज इंडिका। इसके अलावा ये भी बोला गया कि जो इंडियंस थे, ठीक है, मेगास्थनीज ने बोला कि जो इंडिया में कास्ट सिस्टम था दैट वाज काफ़ी प्रेवलेंट, एंडोगेमी करी जाती थी, यानी कि अपनी ही कास्ट में शादी करी जाती थी, और जो ऑक्यूपेशन थी दैट वाज हेरिडिटरी, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। फिर मैंने आपको एक और राइटर का नाम बताया जिसका नाम था स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने क्या बोला कि जो इंडियंस थे इनको ना तो स्मेल्टिंग का आइडिया था, स्मेल्टिंग की प्रोसेस इनको नहीं पता थी, और साथ में बोलता कि इनको लिखने भी नहीं आता था। फिर बोलते कि कभी इन्होंने पी नहीं, नेवर ड्रिंक। तो ये जो स्ट्रैबो का पॉइंट ऑफ व्यू था ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि लिखना, जो राइटिंग का जो सिलसिला था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हो चुका था, तो वी कांट से कि राइटिंग्स नहीं आती थी। और स्मेल्टिंग, जब कॉइनेज का पता है तो स्मेल्टिंग का क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है जो स्ट्रैबो का पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मौर्यन डायनेस्टी कैसे चलती है, यानी कि डायनेस्टी में अब हम देखेंगे राजा लोग कौन कौन आए। तो आपको मैं पहले एक सीक्वेंस बताऊंगी जिसमें आपको ये बता दूंगी कि कौन कौन से रूलर्स यहाँ पे आएंगे। तो फर्स्ट जो थे वो आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड आते हैं बिंदुसार। अब देखो
बिंदुसार का नाम ना एक राजा से कंफ्यूज होता है जिसका नाम था बिंबिसार। तो बिंबिसार जा चुके हैं अरंका डायनेस्टी में, यहाँ पे हैं बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का आ जाता है अशोका। अशोका के बाद जो लास्ट किंग है वो है बृहद्र रथा। बृहद्र रथा को कौन डिफीट करता है? पुष्यगुप्त सुंगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स वाई टेलिंग यू हियर। पुष्यगुप्त, ओए पुष्यगुप्त लिख दिया, पुष्यमित्र। पुष्यगुप्त तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही बंदा था, तो यहाँ पे पुष्यमित्र सुंगा, और एस्टेब्लिश कर देते हैं सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो इस तरह से फिर शुंगा डायनेस्टी आ जाएगी, फिर वो हम बाद में देखेंगे। बाद में कब? क्योंकि हमें पहले आज डायनेस्टी करनी है पूरी, फिर उसके बाद कल के लेक्चर में, यानी कि एक दिन छोड़ के, हमारे जो अशोका के बारे में है वो डिटेल करनी है। फिर उसके बाद आएंगे अपॉन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जाके हम देखेंगे शुंगा डायनेस्टी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन, नेक्स्ट वीक तक उसकी टर्न आएगी। ठीक है, तो ये कुछ किंग्स का सीक्वेंस है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोका, फिर बृहद्र था। ये सीक्वेंस आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए क्योंकि इनकी लीनियज इस तरह से ही है। अब जो फर्स्ट किंग आते हैं दैट इज़ द चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर ओवरऑल बोलूँ तो इनकी जो कास्ट है ना उसको लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते रहते हैं। कुछ बोलते हैं कि जो मौर्यंस थे ये लो कास्ट मूरा ट्राइब को बिलोंग करते थे। ठीक है, कुछ का ये मानना है। पर जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जैसे कि दीघ निकाय, महावंशा, तो दीघ निकाय हो गया, महावंशा हो गया, दीज आर द सर्टेन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। दिव्यवदाना स्टार्टिंग में बता दिया है ना, ये वही सारे हैं। तो इनका मानना है कि नहीं, जो मौर्यंस थे ये बिलोंग करते हैं टू द क्षत्रिय मूरा क्लैन। ठीक है, पता है क्या हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना ये आगे चल के जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो ब्राह्मणिकल सोर्सेज में जो हमें इनकी लो कास्ट देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि जस्ट बिकॉज इन्होंने जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया तो हो सकता है हिंदुज़म या फिर जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर था उसको ना फॉलो करते हुए उनको थोड़ी बुरा लगा हो, तो सो दैट उन्होंने इनको लो कास्ट बोल दिया हो। देयर मे बी पॉसिबिलिटी। और ये भी हो सकता है जस्ट बिकॉज उन्होंने जैनिज़्म को अडॉप्ट करा तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे आगे दिखाया गया है कि नहीं क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, पर वहीं पे हमें एक पुराण है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना टोटल कितने पुराण हैं, 18 महापुराण जो थे। पंचलक्षण तो थे ही, सर्ग प्रतिसर्ग वंशा वंशाणुचरित और मानवंतरास, वो तो पंचलक्षण थे ना पुराणस के। फिर उसके बाद मैंने बोला था महापुराणस है कितने, 18 थे, जिसमें मैंने नाम लिए थे बड़े सारे, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, इस तरह से। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द विष्णु पुराण। जो विष्णु पुराण है ना, विष्णु पुराण में बोला गया कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये सबसे बड़े लड़के थे। एक नंदा किंग हुआ करते थे जिनका नाम था सर्वथा सिद्धि। और देखो नंदा डायनेस्टी में हमने सिर्फ 2 ही किंग पढ़े, महापद्मानंदा और धनानंदा, पर बहुत सारे माइनर किंग्स भी थे जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। तो एक किंग हुआ करते थे, अरे ये क्या हो गया, चल, एक नंदा किंग हुआ करते थे जिनका नाम था सर्वथा सिद्धि। तो ये जो सर्वथा सिद्धि थे इनका सन था किससे, एक लड़की हुआ करती थी मूरा, ही शी वॉज द डॉटर ऑफ हंटर। हंटर का नाम था वृषाला, इतना डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑल द नेम वॉज वृषाला। तो एक हंटर हुआ करता था वृषाला जिसकी लड़की थी मूरा, और लोग खास से बिलोंग किया करते थे, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण। तो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनके अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये लो कास्ट से बिलोंग किया करते थे। ठीक है, सो दैट इज़ द ओवरव्यू ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। अब करते हैं विद द फर्स्ट वन दैट इज़ द चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका टाइम पीरियड आता है फ्रॉम द 324 या 321 BC टू 297 BCE। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको ट्रेन कौन करता है, कौटिल्य। और विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य की नीतियों की हेल्प से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ही वॉज एबल टू एस्टेब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी।
तो फाउंडर कौन है मौर्यन डायनेस्टी के? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि जो पंजाब वाला एरिया था वहाँ से ये एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड द मगध वाला एरिया। ठीक है, तो इसी तरह से इतना बड़ा एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये स्टार्टिंग की बात है। अब बोला जाता है कि ट्रेडिशनल बिलीफ्स के अकॉर्डिंग कि हाँ, यहाँ पे मैं बताती हूँ हुआ क्या था। एक लाइन होती थी, एक एडेज होती थी, जैसे बोलते नहीं है कि एक ही कहावत है, तो वही उसको बोलते हैं एडेज सॉर्ट ऑफ थिंग। तो हुआ क्या, एक बार जो वोमेन थी वो अपने बच्चे को डांट रही थी। बच्चा जो है वो खाना खा रहा था, ये खाना है, और ना बीच से खा रहा था। अब देखो हम भी क्या करते हैं, नॉर्मली जो खाना होता है उसको साइड से खाना शुरू करते हैं। साइड से क्यों खाते हैं? क्योंकि साइड से वो जल्दी ठंडा होएगा, फिर जैसे जैसे अंदर को जाएंगे वो भी ठंडा होता जाएगा, तो बॉर्डर जो होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब कैसे इन्होंने नीति बनाई। तो मदर जो थी वो अपने बच्चे को एक डांट रही थी कि बीच से मत खा, साइड से खा। क्यों? साइड में ठंडा है तो तेरा मुंह नहीं चलेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट मदर और सन का लॉजिक, जो मौर्य हैं ये बोलते हैं कि पहले मुझे बॉर्डर एरिया सारे एक्वायर करने हैं। ठीक है, तो दैट वाज वन ऑफ द नीति। और कहाँ से अडॉप्ट करी? तो एक छोटे से एग्जाम्पल से, कि मदर अपने बच्चे को बोल रही है कि डिश के सेंटर से मत खा क्योंकि वो ज़्यादा गर्म है देन द साइड्स। तो इसी वजह से इन्होंने अपनी एक्विजिशन भी कहाँ से शुरू करी? अपनी साइड से, बिल्कुल बॉर्डर वाले एरिया से। तो दैट इज़ द फर्स्ट नीति या फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको एक टाइटल दिया गया जिसको बोला गया सेंड्रो कोटस। सेंड्रो कोटस जो था ये किसने टाइटल दिया था? तो ग्रीक स्कॉलर हुआ करते थे, और ग्रीक स्कॉलर का नाम था विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने ना सिर्फ इनको टाइटल दिया, विलियम जोन्स कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये अलेक्जेंडर से मिले भी थे जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द विलियम जोन्स कि मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर ड्यूरिंग द 327 टू 326 BC। ठीक है, तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक तो टाइटल सेंड्रो कोटस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अलेक्जेंडर वाली बात हो जाती है। अब एक जनरल हुआ करता था जिसका नाम था सेलिकस निकेटर। अब ये जो सेलिकस निकेटर था इन्होंने क्या किया, फाइट की विद हुम, विद चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे ये हार जाते हैं, डिफीटेड, और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत के हैं तो इन रिटर्न कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना। तो क्या देखा कि एक अब मैं ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स बताने वाली हूँ, जैसे कि एराकोशिया। एराकोशिया वॉज द कंधार वाला एरिया। इसके बाद गैद्रोशिया, ये था साउथ बलूचिस्तान वाला एरिया, आज का पाकिस्तान। फिर आता है पैरा पौमी सडाई, पैरापौमी सडाई, ये काबुल, हेरात, गंधार, कहीं ना कहीं ये वाला एरिया था। ठीक है, और इसके अलावा ये 3 एरियाज जो थे ये डाउरी में मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, क्योंकि सेलिकस निकेटर हार जाता है तो इन रिटर्न सेलिकस निकेटर को अपनी डॉटर भी देनी पड़ती है चंद्रगुप्त मौर्य को। नाम था एलेना। एलेना वॉज द डॉटर ऑफ सेलिकस निकेटर। तो एलेना से शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। गला खराब हो रहा है दोबारा से। इसके अलावा और क्या मिलता है डाउरी में? तो 500 एलिफेंट्स। शोर आ रहा है साइड से, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलो ये एलिफेंट्स वाला आप स्किप भी कर सकते हो, इतना डिटेल में नहीं रखना।
बस ये ध्यान में रखना, क्योंकि जब सेलिकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की फाइट होती है तो उस केस में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और सेलिकस निकेटर हार जाते हैं। ये वही सेलिकस निकेटर हैं जिन्होंने मेगास्थनीज को भेजा था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, और मेगास्थनीज वही हैं जिन्होंने इंडिका बुक लिखी, ठीक है, जहाँ से हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। चलो, जो आपका बिहार वाला एरिया है, नेपाल वाला एरिया है, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न ऑफ इंडिया और डेक्कन इवन, ये सारा एक्वायर कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। गला रुक रहा है फिर से, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको एक्वायर किया था। अब बोला गया जैसे अब मौर्य जो थे वो इतनी सारी फाइट्स कर चुके थे, इतने सारे बैटल्स लड़ चुके थे ऑलरेडी, तो उन्होंने क्या किया, अब अपनी लास्ट एजेस में अडॉप्ट कर लिया था जैनिज़्म को, जैनिज़्म। और इन्होंने एक प्रोसेस करी थी जिसका नाम था सलेखना। ठीक है, अब ये सलेखना क्या चीज़ होती है, बड़े दिनों के बाद हुआ जूम, रुक जाओ अब। यार ये ठीक ही नहीं होता यार, रुकना एक मिनट। चल बड़ा, ठीक है, सलेखना के बारे में बता रही थी मैं आपको। सलेखना, सलेखना में क्या किया जाता है, फास्ट अंटिल डेथ, जब तक इंसान की डेथ ना हो जाए तब तक ये फास्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये की कहाँ पे थी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ पे श्रवण बेला गोला, कहाँ पे है ये जगह, तो इट इज़ इन कर्नाटका। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये अपनी सलेखना को परफॉर्म करते हैं और इनकी फिर फाइनली डेथ हो जाती है। ये श्रवणबेलागोला कहाँ पे पड़ता है, तो थोड़ा मैसूर के पास पड़ता है, नियर मैसूर। ठीक है, सो यहाँ पे इन शॉर्ट हमें क्या पता चल जाती है चीज़ कि जैनिज़्म अडॉप्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। डोंट टेल, वो इरेज हो गया सारा, अरे यार जस्ट होल्ड ऑन, दोबारा लिख देती हूँ फटाफट से। तो कौन कौन से एरियाज एक्वायर कर लिए थे, एराकोशिया, गैड्रोशिया, पैराफॉर्मिसिडाई। ठीक है, एराकोशिया जो था ये आपका कांधार वाला एरिया था, गैरोडोशिया वाज द साउथ बलूचिस्तान, ये वाला एरिया जो था हेरात हो गया आपका, काबुल, गंधार। तो ये सारा जो था एरिया एक्वायर कर लिया था, और प्लस शादी कर दी गई थी एलेना की चंद्रगुप्त मौर्य से, क्योंकि सालिकस निकेटर हार गए थे उनसे। फिर उसके बाद बाय द एंड स्टेजेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ये जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, सलेखना परफॉर्म करते हैं। और कौन कौन से एरिया कहाँ तक इनका एक्सटेंशन था वो चीज़ें भी ध्यान में रखना। तो जैसे बिहार वाला एरिया, नेपाल, डेक्कन, फिर जो भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट था इंडिया का, ये सारा एक्वायर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मतलब जो हम मैप देखते हैं वो अभी तक पूरा कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नहीं किया, पर इसके बाद जब अशोका आएंगे तो अशोका क्या करेंगे, वो जो सारा एरिया हम देखते हैं वो जो मैप में देखते हैं उसको एक्वायर कर लेते हैं। अब जो बिंदुसार हैं, बिंदुसार का टाइम पीरियड चलता है फ्रॉम 297 टू 273 BCE। तो इनको भी बहुत सारे टाइटल्स मिले, जैसे एक ग्रीक टाइटल इनको मिला जिसका था टाइटल एमिट्रोकेट्स, एमिट्रोकेट्स। अब ये जो एमिट्रोकेट्स था इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स। ठीक है, और महाभाष्य में इनको एक और टाइटल दिया गया, नहीं नॉट अगेन, यार बार बार नहीं होता। महाभाष्य किसने लिखी थी, तो वो भी ध्यान में रखना। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको महाभाष्य की इम्पोर्टेंस के बारे में
क्योंकि वहाँ से भी हमें एविडेंसेस मिले थे अबाउट द मौर्यन एम्पायर। तो बिंदुसार के बारे में मिला था एक तो आपकी जो बुक है महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने। तो जो महाभाष्य है उसमें भी टाइटल दिया गया है बिंदुसार को, और वो टाइटल था अमित्रा घाट। अमित्रा घाट का मतलब है किलर ऑफ एनिमीज। तो दीज आर द सर्टेन इम्पॉर्टेंट टाइटल्स जो कि किसको दिए गए, बिंदुसार को, किलर ऑफ एनिमीज। ये इमरजेंसी क्यों लग रही है, ठीक है। और बुद्धिस्ट सोर्सेज में पता नहीं क्यों पर हमें बिंदुसार के बारे में कोई भी चीज़ नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, मे बी क्योंकि जो बिंदुसार थे उन्होंने अडॉप्ट किया था आजीविका सेक्ट को। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आजीविका सेक्ट। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट पेज था बिल्कुल, जैनिज्म का लास्ट पेज, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता दिया था अबाउट द आजीविका सेक्ट। तो आजीविका सेक्ट में बिलीव करते हैं नियति में। नियति क्या होती है कि एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड, सब कुछ पहले से ही तय है, तुम काम करो या ना करो वो होना है, वो होके ही रहना। दैट वाज अकॉर्डिंग टू द आजीविका सेक्ट, ठीक है। तो मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो या ना करो तो अकॉर्डिंग टू आजीविका सेक्ट आपका पेपर क्लियर होगा ना होगा वो पहले से तय है, ठीक है। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग वाज द आजीविका सेक्ट। और आजीविका सेक्ट को कौन अडॉप्ट कर लेते हैं, बिंदुसार। अब बोला जाता है कि जो बिंदुसार थे उनके कम से कम 100 पुत्र थे। कैसे पता चलता है, अब देखो थोड़ी हाइपोथेटिकल चीज़ें भी आ जाती थी विद टाइम। तो बिंदुसार के 100 पुत्र थे, कैसे पता चलता है, क्योंकि जो अशोका थे, अशोका ने इनके 98 पुत्रों को तो डायरेक्ट मारा था और एक बच्चा था जो उसके साथ फाइट करी थी और फिर मारा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर 99 सन थे तो अशोका भी किसका लड़का था, बिंदुसार का, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, ठीक है। तो चलो कमिंग बैक, ये तो हो गया कि कितने पुत्र थे। अब इसके बाद बोला जाता है कि बिंदुसार की क्या क्या अकम्पलिशमेंट थी, क्या क्या अचीवमेंट्स थी। तो ये बोला जाता है कि जो पेन नहीं चल रहा, कभी जूम हो जाता है कभी पेन नहीं चलता। चलो कमिंग बैक, ठीक है। अब ग्रीक सोर्सेज जो हैं वहाँ से हमें फिर से रुक गया, ग्रीक सोर्सेज हैं वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो बिंदुसार थे इनके बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, किसके साथ, विथ वेस्टर्न किंग्स, ठीक है। अब जैसे स्ट्रैबो था एक, अभी देखा पीछे हमने स्ट्रैबो था एक, स्ट्रैबो ने मेंशन करा कि जो एंटीओकस थे, एंटीओकस कौन थे, सीरियन किंग। तो जो एंटीओकस थे सीरियन किंग, उन्होंने क्या किया था, अपना एक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था डेमियकस। ही वॉज द एम्बेसडर सेंट बाय सीरियन किंग एंटीओकस टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। एक एविडेंस मिल गया स्ट्रैबो का, ठीक है। बिंदुसारा के जो कोर्ट में है किसको भेजा गया था, सीरियन किंग के द्वारा एक अपना एम्बेसडर भेजा गया था जिसका नाम था डेमियकस, ठीक है। एक तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यस इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। उसके बाद आता है बिंदुसार के ही टाइम पे प्लीनी हम देख चुके हैं पहले भी मेगास्थनीज का जब हम पढ़ रहे थे अबाउट द इंडिका। तो प्लीनी ने मेंशन करा कि एक किंग टॉलमी थे, जो किंग टॉलमी थे जिनका नाम था फिल एडल्फस, ये कहाँ के थे, इजिप्ट के थे। तो इन्होंने भी क्या किया था, अपना एम्बेसडर भेजा था इंडिया को और जिसका नाम था डायनोसिस, ठीक है, डायनोसिस। तो इनको इसको कहाँ भेजा था, इंडिया में भेजा था, किसके टाइम पे, अगेन बिंदुसार के टाइम पे। तो इन दो एविडेंसेस से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो बिंदुसार थे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी अच्छे थे विद द वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें बोला जाता है कि जो बिंदुसार हैं उनका लड़का था कौन, अशोका। कहाँ पे मेंशन है ये चीज़, दिव्य वधाना में, ठीक है। और जो अशोका थे,
98 लड़के तो ऐसे ही मार दिए थे इन्होंने, और जो एक लड़का था उसके साथ इनकी थोड़ी सी तक्षशिला वाले एरिया में लड़ाई वड़ाई होती है, उसके बाद जाके वहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं। और जो बिंदुसार थे फिर आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से आगे ये जो लीनियज है वो चलती जाती है। फिर लीनियज जैसे जैसे चलती जाती है फिर आ जाते हैं अशोका। जैसे ही बिंदुसार की डेथ होती है तो 4 साल तक पहले तो कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है कि कौन राजा बनेगा, ठीक है। तो दिव्यवदाना में बोला गया है कि जो बिंदुसार थे वो चाहते थे, कि उनका जो लड़का था सुशीमा वो राजा बने, ठीक है, ही शुड बी द किंग। पर वहीं पे बिंदुसार के जो अंडर मिनिस्टर काम किया करते थे, बिंदुसार का एक मिनिस्टर था, और बिंदुसार के मिनिस्टर का नाम था राधागुप्त। तो ये जो राधागुप्त हैं ये चाहते थे कि अशोका किंग बने क्योंकि वो ज़्यादा एबल था अकॉर्डिंग टू द राधागुप्त, ठीक है। बट जैसे जैसे ये 4 साल का कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो उसी बीच में अशोका 99 लड़कों को, बिंदुसार के लड़कों को मार देता है, और उसके बाद फाइनली कॉन्कर कर लेता है मगध वाला एरिया, और वहीं से फिर अपनी एक्सपेडिशन स्टार्ट कर देता है कि मुझे अब कितना एरिया जो है वो कॉन्कर करना है, ठीक है। उससे पहले क्या था, जब बिंदुसार जिंदा थे तो इनको एज अ वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला अपॉइंट किया गया था, वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला और उज्जैन। कब? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बिंदुसार। तो पोजीशन मिली हुई थी पर इनको सारा हासिल करना था, दैट्स वाई सुषिमा के साथ भी इनकी क्लैशेस होते हैं और सुषिमा को ये मार देते हैं, और उसके अलावा 98 लड़के तो वैसे मार दिए थे, ठीक है। तो इसके बाद बहुत सारे टाइटल्स मिलेंगे आपको अशोका के बारे में, क्योंकि ये माना जाता था कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स। सारे के सारे किंग्स को देख लें, सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट देखने को मिलते हैं वो अशोका ही देखने को मिलते हैं हमें। तो कहाँ से पता चलता है? इनके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, इनके पिलर से पता चलता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इनको बहुत सारे नाम दिए गए, जैसे कि बुद्धा अशाक्य, बुद्धा शाक्य भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या टाइटल्स दिए गए? बहुत सारे टाइटल्स देखने को मिलेंगे आपको। पहला आ जाता है बुद्धा शाक्यास। ये जो बुद्धा शाक्यस था और एक अशोका था, ये हमें एक एडिक्ट पे देखने को मिलते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी याद रख लो मस्की एडिक्ट। वहाँ पे मैं सिर्फ बताऊँगी कि जो टाइटल था बुद्धा शाक्य वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मस्की एडिक्ट के ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइटल्स थे, जैसे कि टाइटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अशोका के जितने भी हैं। तो एक और टाइटल था विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, धर्मा शोका, धर्मा शोका। अब देखो लड़ाइयों से अचानक से धर्म कैसे आ गया वो हम देखेंगे विद द थ्योरी। ये कहाँ पे मिलता है हमें एविडेंस? तो सारनाथ इंस्क्रिप्शन है जो इनका, तो वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि इनको एक और टाइटल दिया गया था, दैट वाज द धर्मा शोका। इसके बाद आता है देवनम पियम, देवनम पिया। तो ये मतलब देवों का प्रिय, यानी कि बिलव्ड ऑफ गॉड्स, एक टाइटल ये भी देखने को मिलता है अबाउट द अशोका, देवनम पिया। इसके अलावा एक और मिलता है दैट इज पिया दशी। पियादशी जो है इसका मतलब था कि बहुत अच्छी अपीयरेंस है, प्लीजिंग अपीयरेंस है, प्लीजिंग अपीयरेंस, पियादशी, ठीक है। और इसके अलावा ये बोला जाता है ये जो पियादशी है ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है टाइटल? तो जो श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल थे ना, दीववंशा और महावंशा, दीववंशा और महावंशा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टाइटल पियादशी। तो जो टाइटल्स हैं अशोका के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट आता है वहाँ पे, चलो अब वन बाय वन इनकी लाइफ के बारे में भी देखते हैं। चलिए अशोका की अब लाइफ के बारे में देखेंगे। तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसको बोलते हैं अशोका वदाना। अब देखो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? अशोका के ऊपर ही है। तो इसमें जो अशोका की मदर हैं उनके बारे में मेंशन करा गया है कि एक ब्राह्मण हुआ करते थे चंपा के, उनकी लड़की थी जिसका नाम था सुभद्रांगी। तो सुभद्रांगी जो थी शी वॉज द मदर ऑफ अशोका, ठीक है। इस बिलीफ के अकॉर्डिंग जो अशोका हैं वो अपना नेम एक्वायर करते हैं, और अशोका का जो मतलब है, अशोका का लिटरल जो मीनिंग है वो मतलब बिना शोक के, यानी कि विदाउट सॉरो।
ठीक है। इस बिलीफ के अकॉर्डिंग अशोका का मतलब है कि विदाउट सॉरो, जिनको कोई सॉरो नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके पीछे भी एक थ्योरी थी इनके नाम के पीछे के, जो इनके फादर और मदर थे वो बोलते हैं कि आई एम नाउ विदाउट सॉरो, आई एम नाउ विदाउट सॉरो, हैंस नेम्ड अशोका। तो इसी वजह से इनके लड़के का नाम आ जाता है अशोका। दीज आर द सर्टेन थ्योरीज, याद रहे ना रहे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक सेकेंड रुकना। चलो इसके अलावा और भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जैसे कि दीववंश और महावंशा, बेसिकली द श्रीलंकन क्रॉनिकल्स। उसमें बोला जाता है कि जो अशोका थे इनकी लव मैरिज होती है एक लड़की के साथ, और अशोका की लव मैरिज हुई थी किससे? महादेवी से। महादेवी जो थी एक मर्केंट की डॉटर थी जो कि विदिशा से बिलोंग करता था। और ये जो महादेवी थी ना, इन्हीं के दो बच्चे आते हैं आगे, दैट इज़ द महेंद्र और संघामित्री। महेंद्र वॉज सन, संघामित्री वॉज डॉटर, ठीक है। और इन दोनों को भेज दिया जाता है बाद में श्रीलंका कि जाओ वहाँ पे जाके बुद्धिज़्म को स्प्रेड करो, ठीक है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द महादेवी, सॉरी दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द दीववंश और महावंशा। तो इसमें ये चीज़ें मेंशन करी जाती हैं। उसके अलावा इनकी और भी बहुत ज़्यादा क्वींस थी, जैसे कि एक थी असंधिमिता। असंधिमिता वॉज ऑल्सो द वाइफ ऑफ अशोका। इसके बाद पद्मावती भी थी, पद्मावती। इसके बाद एक आएगी अब जो आपने पढ़ ली है एक बार, तिसारखिता। तो जो बोधि ट्री था ना, तिसारखिता को पता नहीं उससे जेलसी थी, तो शी सेट कि इसको कट कर दिया जाए। और जैसे ही ये कट करती है ना, तो जैसे ये कट करती है वो बोधि ट्री दोबारा से ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो दैट स्टोरी आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके अलावा एक और वाइफ थी इनकी जिनका नाम था कौरवाकी। ये कौरवाकी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सिर्फ एक ऐसी क्वीन है ये जिनके ऊपर इन्होंने एडिक्ट बनवाया, और उसको क्या बोलते हैं? 13th एडिक्ट, इलाहाबाद कोसाम पिलर एडिक्ट या क्वींस एडिक्ट। क्वींस एडिक्ट इलाहाबाद में था तो इसलिए इलाहाबाद कोसाम एडिक्ट। तो ये किसने बनवाए थे? अशोका ने बनवाए थे अपनी वाइफ कौरवाकी के लिए। सो एक ही ऐसी ये क्वीन थी जिनके बारे में हमें मेंशन मिलता है कि इनको कहाँ पे मेंशन किया गया है, अपने पिलर के ऊपर। और इनको एक लड़का होता है जिसका नाम था तिवारा। तो तिवारा किसका लड़का था? कौरवाकी और अशोका का, ठीक है। और ये जो महेंद्र और संघामित्री थे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन स्प्रेडिंग द बुद्धिज़्म। और ये किन से आए थे? तो महादेवी से आए थे, महादेवी और अशोका के बच्चे थे, ठीक है। तो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द अशोका। अब जो अशोका था ना, इन्होंने मगध वाले एरिया में ही थोड़ी रहे थे, ये सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य वाले एरिया में ही थोड़ी रहे थे। इन्होंने अब सारे कॉन्कर कर लिया। जो बेसिकली हम मैप देखते हैं ना बार बार, स्टार्टिंग में भी देखा, तो वो सारा मैप जो था वो किसने कॉन्कर करा था ओवरऑल? तो अशोका ने ही करा था। तो हिंदू कुश से लेके, हिंदू कुश कहाँ पे आती हैं? हिंदू कुश, ये जो आपका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो आ जाती हैं सेंटर में, दैट इज़ अ हिंदू कुश। तो वहाँ से लेके बंगाल तक का एरिया सारा कॉन्कर कर लिया था किसने? अशोका ने, ठीक है। उस एरिया से लेके बंगाल वाला जो एरिया है वहाँ तक एक्वायर कर लेते हैं अशोका। अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारा एरिया कॉन्कर कर लिया अशोका ने, ठीक है। और एक रॉक एडिक्ट मिलता है, ऑल्दो आगे भी करेंगे हम। रॉक एडिक्ट नंबर 13। रॉक एडिक्ट 13 में बताया गया है कि जो साउथ पार्ट था उसको कौन कौन कॉन्कर कर रहा था उस टाइम, या फिर कौन इनहेबिट कर रहा था? तो चोलास थे वहाँ पे, पांड्यस थे। पर वहीं पे रॉक एडिक्ट 2 मेंशन करता है कि जो साउथ वाला एरिया है वो 2 और डायनेस्टीज़ थी जिसने कॉन्कर करा हुआ था, दैट इज़ द केरला
पुत्रास और साथ में सत्या पुत्रास, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये दो बिलीफ है अकॉर्डिंग टू रॉकेडिक्ट। रॉकेडिक्ट 13 में मेंशन करा है कि चोला और पांड्यंस ने एक्वायर करा हुआ था, और रॉकेडिक्ट 2 में बोला गया है कि केरला पुत्र और सत्यपुत्र ने एक्वायर करा हुआ है। ठीक है। अब कंटेम्प्रेरीज की बात करें तो वही कंटेम्प्रेरी थे इनके जो बिंदुसारा के थे, एंटीओकस टू सीरिया में, टॉलमी इजिप्ट में, और यहाँ पे लिख भी देती हूँ एक बार, एंटीओकस टू, मतलब एक तरह से एंटीओकस का लड़का आ चुका था वहाँ पे सीरिया में। फिर उसके बाद टॉलमी टू आ चुका है, यानी कि टॉलमी का लड़का, टॉलमी टू ये था इजिप्ट में। मैसिडोनिया से एंटीगोनस, एंटीगोनस ही इज़ फ्रॉम मैसिडोनिया, ठीक है। फिर मागास था फ्रॉम लीबिया। फिर अलेक्जेंडर जो थे एपिरस के, वो भी यहाँ पे कंटेम्प्रेरी थे, अलेक्जेंडर। ये एपिरस वाले हैं, ठीक है, सेम ही है, मैसिडोनिया वाले नहीं है, एपिरस से हैं ये। तो ये सारे किसके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, ऑफ अशोका। तो इस तरह से अशोका ने बहुत सारा एरिया जो था वो कॉन्कर ऑलरेडी कर लिया था, और इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे अगेन दे वर ऑल्सो वेरी गुड विद द अदर कंट्रीज। होता क्या है, जब ये कलिंगा वॉर फाइट करते हैं जो कि उड़ीसा में हुई थी, तो यहाँ भी ये देखते हैं पूरी रिवर के अंदर क्या आ गया था, ब्लड आ गया था। तो यहीं से ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं सारा वॉर छोड़ रहा हूँ और मैं फोकस करूँगा धर्म के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो इसी के साथ इनका जो सफ़र है बुद्धिज़्म का वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो अशोका हैं वो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करते हैं, और कौन सा बुद्धिज़्म, तो हीनयान। हीनयान हम देख चुके हैं जो ऑर्थोडॉक्स था, यानी कि ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं अशोका, ठीक है। और जब ये अपना बुद्धिज़्म अडॉप्ट करते हैं तो इनका एक नेफ्यू होता है जिसका नाम था निग्रोधा। अब देखो निग्रोधा की क्या खास बात थी, ये जो निग्रोधा था ना, इसने 7 साल की उम्र में ही बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। ये मंक बन चुका था एट द एज ऑफ 7 ईयर्स। तो कुछ का मानना है कि जैसे महावंशा और दीवंशा में ये मेंशन करा गया है कि जो बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था अशोका ने वो किसकी हेल्प से करा था, निग्रोधा की, ठीक है। पर वहीं पे अगर एक और टेक्स्ट मिलता है हमें, दैट इज़ द दिव्यवदाना। दिव्यवदाना में थ्योरी बदल देते हैं। दिव्यवदाना में बोला जाता है कि अशोका ने जो बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द निग्रोधा, पर एक और नाम आता है, एक मर्केंट मॉन्क हुआ करते थे जिनका नाम था समुद्रा। तो कुछ का मानना समुद्रा को लेके है, कुछ का मानना निग्रोधा को लेके है। ऑल्दो इतना कंफर्म है कि जो अशोका हैं वो क्या करते हैं, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर बाद में अपने बच्चे जो महादेवी से इनको हुए थे, महेंद्र और संघामित्री, उनको कहाँ भेज देते हैं, श्रीलंका भेज देते हैं, ताकि वो वहाँ पे बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद जो अशोका हैं ये क्या करते हैं, धम्मा महामातास को अडॉप्ट कर लेते हैं। धम्मा महामातास, धम्मा महामातास का बेसिकली क्या फोकस हुआ करता था कि धर्म को प्रोपागेट करो, इसमें विमेन भी इंक्लूडेड थी, ठीक है, टू प्रोपेगेट द धम्मा। जो बुद्धिज़्म की टीचिंग्स हैं उनको स्प्रेड करने के लिए धम्मा महामातास वर अपॉइंटेड। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी किसके टाइम पे हुई थी, ये हम कर चुके हैं ऑल्दो। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं अशोक का, कहाँ पे करवाते हैं, तो पाटलिपुत्र, आज के बिहार वाले एरिया में, ठीक है। और जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में, तो उस टाइम पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरी भेजे जाते हैं बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे कि सेलोन वाला एरिया था, सुवर्ण भूमि वाला एरिया था, यानी कि साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे भेज दिए जाते हैं बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज़। डन। फिर उसके बाद बोला जाता है कि जब इनकी धर्मा यात्रा होती है, जैसे तीर्थ यात्रा होती है ना, तो वैसे ही धर्मा यात्रा हुआ करती थी। तो जब इनकी सेकेंड धर्मा यात्रा थी तो कहाँ जाते हैं ये, लुम्बिनी वाले एरिया में, नेपाल।
और ये बोला जाता है कि जब ये लुम्बिनी जाते हैं तो वहाँ पे इनका टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा माफ़ भी कर देते हैं, बहुत सारे टैक्सेस, क्योंकि लुम्बिनी जो थी दैट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, तो इसी वजह से। फिर इसके बाद इन्होंने बहुत सारी धर्मशालास बनवाई, जो एनिमल्स का स्लॉटरिंग होता था उसको ख़त्म करवाया। तो क्या क्या चीज़ें बैन करी? एनिमल सेक्रीफाइसेस, फिर बहुत सारी धर्मशालास बनवाई, ये तो बनवाई, बैन किया था ये। धर्मशालास इन्होंने बनवाई, हॉस्पिटल्स इन्होंने बनवाए, सराइज इन्होंने बनवाई, ताकि जब धर्म यात्रा के ऊपर लोग जाएं तो उनको रहने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस तरह से अशोका, जो कि पहले बहुत अच्छे, बहुत एमिनेंट वॉरियर थे, वहाँ से कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू धम्मा। फिर ये धर्म के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। इनके बाद आते हैं बृहद्रथा। अब देखो, अशोका ने ना इतना ज़्यादा फोकस कर दिया धर्म के ऊपर कि इनकी जो इकोनॉमी थी, इनका जो ट्रेजर था, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगा। अब जैसे वो ख़त्म होने लगा तो बृहद्रथा को इतना स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं मिलता है जो मौर्यन था इनका। तो उसके बाद क्या होता है, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स दोबारा इंक्रीज करने लगते हैं, जैसे ही पुष्यमित्र सुंगा मार देते हैं बृहद्रथा को। पुष्यमित्र सुंगा मार देते हैं किसको? बृहद्रथा को, और 187 BC के आसपास, और इसी के साथ एस्टेब्लिश कर देते हैं सुंगा डायनेस्टी, और जो मौर्यन डायनेस्टी है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दैट यू हैव टू नो अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। यहाँ पे हमने सिर्फ किंग्स के बारे में करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अशोका की इंस्क्रिप्शन, अशोका की धम्मा पॉलिसी, और कहाँ पे उनके मेजर माइनर रॉक के डिक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई जस्ट होप यहाँ तक आपको क्लियर है। बहुत आराम से हमने कवर अप किया, और दिस वॉज योर मॉडर्न एम्पायर। तो अगेन, अगर आपको PDF चाहिए होगा तो यू कैन टेक इट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, और लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगेन उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो अभी के लिए इतना ही। आई जस्ट होप आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम करेंगे अबाउट द अशोकन इंस्क्रिप्शन और अशोका's धम्मा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।